अच्छा जी, एक चीज और सुन लीजिए गौर से कि आप लोगों ने टेक्निकली एक मुश्किल चीज सीख ली है। अब आप कंपैरेटिवली थोड़ी आसान चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जो चीज आसान होती है ना उसको आसान ही रखना चाहिए। अगर वो आसानी से समझ में आ जाती है तो उसको मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कि भाई अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इफ एल्स नहीं करिएगा कि व्हाट इफ, ठीक है? तो आपको ये काफी आसान लगेगा। मैं आपको सबसे एक पहला सवाल करवा रहा हूँ जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टार्ट विद ए। अब देखिए वो क्वेश्चन है कि जिसका हमने डीएफए बना लिया था, याद है ना ये बात? अब जब मैं इसका एनएफए बनाऊंगा तो आप बोलेंगे सर ये कैसा है, हालांकि वो ज्यादा आसान है। लेकिन स्टार्ट भी देगा जो कि आप डीएफए बना के आए तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा आसान है। शुरू में एक आध सवाल के बाद आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा जरा, मुझे बताइए कि मेरी स्ट्रिंग यही है ना? ऐसा ही है जी, एनएफए करवा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन वही होंगे। मुझे बताइए ये स्ट्रिंग सही है? स्टार्ट भी देके अब देखिए, मैं अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं अननेसेसरी काम नहीं करता, अननेसेसरी काम नहीं करता। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है ये देखें। मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कि शुरू में अगर ए आए तो एक्सेप्ट कर लो और उसके बाद कुछ भी आए तो क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? पहले बताया मेरा क्वेश्चन इससे फुलफिल हो रहा है? क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस वाला पार्ट इससे फुलफिल हो रहा है? हो रहा है ना? इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो एक्सेप्ट होती है और मैंने ना बनाई हो? इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी चीज जो एक्सेप्ट होती हो मैंने ना बनाई हो? यार फिर वही बच्चों वाली बात है। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन तो लीजिए। मुझे बताइए मेरे क्वेश्चन की वो तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है जो स्ट्रिंग के अंदर है, हाँ या ना? सिर्फ इतना जवाब दें। अभी आप एक नया टॉपिक सीख रहे हैं तो नए टॉपिक में आगे की बातें पूछना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ उस पर फोकस कीजिए जो बताया जा रहा है। तो मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? अब आ जाते हैं वापस कि सर जब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो देयर इज नो नीड टू कंप्लीट ऑल स्टेट्स। एनएफए क्या कह रहा था कि आप चाहें तो किसी ट्रांजिशन को आप इग्नोर कर सकते हैं। सही है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ सिर्फ इस पर फोकस कीजिए, इंशाल्लाह सारे जवाब जो सवाल आपके दिमाग में वो मिल भी जाएंगे आपको। तो अगेन, क्या एनएफए ने अलाउ किया था कि मैं किसी ट्रांजिशन को इग्नोर कर सकता हूँ? क्या एनएफए ने अलाउ किया था कि मैं किसी ट्रांजिशन को इग्नोर कर सकता हूँ? तो मैं उसको अवेल कर रहा हूँ, समझ लें, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो आपके दिमाग में बात है। अभी तो हम पहला सवाल कर रहे हैं ना, तो चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती हैं। अब ये देखें, आपको ये स्ट्रिंग मिला, ठीक है? आपने कहा सर ये तो बड़ा मतलब बड़ा आसान सा सवाल है, आप पहले कर चुके हैं। तो आपने बोला सर ये तो एक्सेप्ट कर लेगा। जो आपके दिमाग में बात है वो अब आएगी, ठीक है? अब आ जाते हैं यहाँ पर। फर्स्ट में आपको एक स्ट्रिंग मिला जो बी से स्टार्ट हो रहा है, बी ए बी ए। और से देखिएगा, आप ए पे खड़े हुए हैं, स्मॉल बी पे क्या कर रहा है? ए पर स्मॉल बी क्या कर रहा है? ए पर स्मॉल बी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा ना।
अच्छा जी, तो देखिए बेटा, ये तो बन चुका है ना, अब इसकी ट्रांजिशन समझा रहा हूँ। ए पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन हो रही है नथिंग, नल। समझ में आई बात? ए पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन हो रही है नल। अगर किसी स्टेट पर कोई ट्रांजिशन आपको नहीं मिलती तो वो स्ट्रिंग वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। गौर से सुन लीजिए, अगर किसी स्टेट पर किसी करेक्टर की आपको ट्रांजिशन नहीं मिलती तो वो स्ट्रिंग वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। यू डोंट नीड टू चेक द होल स्ट्रिंग। ये फायदा है एनएफए में। दोबारा सुन लीजिए, अगर किसी स्ट्रिंग पर किसी स्टेट पर किसी करेक्टर की ट्रांजिशन नहीं हो रही तो वो स्ट्रिंग वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। आपको आगे इन सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई जो मैं शुरू से कर रहा था आपसे बात? देखिए, जो बात मैं आपको बताऊंगा ना वो क्लियर करके ही जाऊंगा आगे। तो पहले मैं मुझे बताने दें, फिर उसके बाद जो भी सवाल आपके दिमाग में हो। अरे मैं था ही नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? अभी लाइट ने परेशान किया हुआ, फिर चली गई लाइट। अभी आई थी 10 मिनट पहले। चले ठीक है, अब आ रही है आवाज? ठीक है, तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहां मैं बता रहा था आपको कि देखिए बेटा, लेकिन खैर करना पड़ता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि किसी जगह पे आप खड़े हुए और आपको किसी अल्फाबेट की ट्रांजिशन नहीं मिलती तो स्ट्रिंग वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। यू डोंट नीड टू चेक द होल स्ट्रिंग। ये पॉइंट समझ में आ गया? एक दो सवाल और करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी ये बात। सही है? तो आपको पूरा स्ट्रिंग चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका वो देख लें जो होता है, क्या कहते हैं, सॉरी यार मैं मिटा दिया, मैं दोबारा बना देता हूँ। ट्रांजिशन टेबल बनाना था मुझे। तो जहां ट्रांजिशन टेबल में नल ट्रांजिशन होती है वहां आप नल बना देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ए बी, ए बी। ए पे खड़े में स्मॉल ए पे कहा जा रहा है बी पर, ए पे खड़े में स्मॉल बी पे नल ट्रांजिशन, और ये बी पर और ये बी पर। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट वही है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट वही है ट्रांजिशन टेबल का। अभी आपने एक ऐसा सवाल देखा है जिसमें नल ट्रांजिशन हो रही थी। नल ट्रांजिशन का मतलब है नल स्टेट पे जा रहा था, ट्रांजिशन नहीं हो रही थी। अब हम एक सवाल ऐसा देखेंगे जिसमें मल्टीपल ट्रांजिशन हो रही होंगी। समझ में आ गई बात? हम ऐसा सवाल देखेंगे जिसमें मल्टीपल ट्रांजिशन हो रही होगी। तो ये देखिएगा जरा, मैं इस सवाल को मिटाता हूँ और एंड जो दे करता हूँ। फिर तीसरा सवाल मैं आपको दूंगा, तो वो आप मुझे जितनी देर में करके बताएंगे उतनी देर में मैं अपना एक जरूरी काम कर लूंगा। ठीक है, एंड जे दे। मुझे बताइए एंड जे दे की लॉजिक क्या है? अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसने अभी तक एक भी क्लास ना ली हो, आप उसको बहुत ही सिंपल वर्ड में बताएं एंड जे दे, तो कैसे बताएंगे? कैसे ऐसे स्टूडेंट को जिसको ये समझ में ना आए उसको आप बहुत ही सिंपल वे में बताएं कि भाई एंड जे दे का मतलब ये होता है। शुरू में कुछ भी आया, आखिर में क्या आना चाहिए? सर ये आना चाहिए, ऐसा ही है ना? तो यही वाली बात है ना जो अभी अब्दुल हसीब ने बोली है, या यही बात हो गई? तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका मतलब क्या है, ये मैं जो बना रहा हूं इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है? सर कोई भी चीज आ गई हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा ही है ना? ऐसे ही ना सर, ए या बी आ रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके आखिर में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। अभी मैं इसको समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप लॉजिक सोचे कि जो आपने बोला मैंने उसको डिजाइन कर दिया, क्योंकि एनएफए हमें हमें एनएफए क्या कर रहा है? रिलैक्सेशन दे रहा है, पाबंद नहीं कर रहा है हर चीज का। तो जो मैंने सोचा वो मैंने डिजाइन कर दिया। मल्टीपल ट्रांजिशन है, मल्टीपल कर दो, रोकना है कहीं पर रोक दो। अब देखिए ये आखिरी ट्रांजिशन है, तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल ए पे दो ट्रांजिशन कर सकता हूँ, ए पर भी जा सकता हूँ, बी पर भी। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा इसे, तो गौर से देखिएगा। फर्स्ट करिए मैं स्ट्रिंग इनपुट दे रहा हूँ, मुझे बताइए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए रिजेक्ट?
मुझे बताइए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए रिजेक्ट? ये देखिएगा, गौर से देखिएगा बेटा, ए पे खड़े में स्मॉल ए पे क्या हो रहा है बताइए, शाबाश। ए पे खड़े में स्मॉल ए की ट्रांजिशन पे क्या हो रहा है बेटा? गौर से देखिए, गौर से देखिए, दो जगह पे जा रहा है वो, दो जगह पे जा रहा है वो, ऐसा है। तो मैं ये कर सकता हूं जो मैंने असाइनमेंट में काम किया है, कर सकता हूं ना ये काम कि ए पे खड़े में स्मॉल ए की ट्रांजिशन पे मैं दो जगह पे जा रहा हूं, स्मॉल कैपिटल ए पर भी बी पर। इसका मतलब है मैं एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे हो सकता हूं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनएफए में बताया हुआ है। अब मैं कैपिटल ए पे स्मॉल ए की जब ट्रांजिशन करता हूं तो मुझे दो स्टेट मिलती हैं बेटा। ये कुछ भी नहीं है, ये है और ये है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। इसमें क्या समझ में आने वाली बात है कि मैंने बताया था ना कि एनएफए जो है वो मल्टीपल ट्रांजिशन को अलाउ करता है। तो आप एक वक्त में एक अल्फाबेट की एक से ज्यादा ट्रांजिशन कर सकते हैं एक स्टेट से। ये दो स्टेट पे नहीं हूं मैं इस वक्त, मैं कैपिटल ए पर स्मॉल ए की दो ट्रांजिशन कर रहा हूं। इट्स जस्ट लाइक कि तुम इस वक्त यूनिवर्सिटी में भी हो और घर पे भी हो, इसमें अलाउ है एनएफए में। अब बताएं मैं दो स्टेट पर हूं, इस वक्त मैं दो स्टेट्स पर हूं, मुझे स्मॉल भी मिलता है। मुझे बताइए असाइनमेंट किया होगा आप लोगों ने, तो मैं दो स्टेट पर अगर स्मॉल भी देखता हूं तो इंडिविजुअल देखता हूं ना। तो मुझे बताइए ए पर स्मॉल बी क्या कर रहा है? ए पर स्मॉल बी कर रहा है, ए पर ही है, और बी पर स्मॉल बी कह रहा है कि कुछ नहीं कर रहा मैं, ऐसा ही है ना। तो इस वक्त नल लिखने की जरूरत ही नहीं है, ए रह गया बस। यहां पर नल लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नल का मतलब होता है नथिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन होती है तो रिजल्ट के तौर पर मुझे सिर्फ क्या मिलेगा? कैपिटल ए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अब आ जाते हैं आगे। अब बताइए क्या होगा? अब मैं सिर्फ ए पे खड़ा हूं और ए पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन मिलती है, तो मुझे दोबारा से क्या मिल जाएगा? ए बी, जस्ट लाइक दैट। फिर मैं ए बी पे खड़ा हूं और मुझे स्मॉल ए की ट्रांजिशन मिलती है, तो ए पर स्मॉल ए कह रहा है ए बी और बी पर स्मॉल कह रहा है नथिंग। स्ट्रिंग हो गया खत्म। अब कहां कहां खड़े हैं? आप दो जगह पे खड़े हैं, दो जगह पे खड़े हैं आप एक से ज्यादा जगह पे खड़े हैं। स्ट्रिंग खत्म हुआ, आप एक से ज्यादा जगह पे खड़े हैं। क्या आप उन इतनी सारी जगहों में से कोई एक भी फाइनल स्टेट पे खड़े हैं? तो आप कह देंगे स्ट्रिंग क्या हो गया? एक्सेप्ट। ये एनएफए का रूल है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। अगर आपका स्ट्रिंग एंड होता है और आप किसी एक भी फाइनल स्टेट पर हैं तो आप ये कह देंगे कि एनएफए ने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गया एक्सेप्ट वाला केस। रिजेक्ट वाले केस की बात करते हैं। ये देखिए, ए पे खड़े में स्मॉल ए पे ए बी, ए बी पर स्मॉल बी, ए डॉट, और ए पे दोबारा से स्मॉल बी ए। स्ट्रिंग हो गया खत्म। क्या आप फाइनल स्टेट पे खड़े हैं? क्या आप फाइनल स्टेट पे खड़े हैं? नहीं खड़े हुए, रिजेक्ट। इज इट क्लियर? अभी कुछ और सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात, ठीक है। इसका ट्रांजिशन टेबल देख लीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये एनएफए हम बनाते इसलिए हैं कि हमें उसे डीएफए में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो आसान आसान सवाल है ना, उसके हम एनएफए नहीं बनाते। ये जो आसान आसान सवाल हैं उसके हम एनएफए नहीं बनाते, हम मुश्किल सवाल के एनएफए बनाते हैं जिसके डीएफए डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हम आपको ये आसान सवाल दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास मल्टीपल, आप जो सोचते हैं ना आप उसको डिजाइन कर सकते हैं एनएफए में। डीएफए में तो फिर भी रिस्ट्रिक्शन होती थी, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, 2-3 मिनट का टाइम है, आप उसको सॉल्व कीजिए। जो आप सोच रहे हैं उसको डिजाइन कर लीजिएगा, मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। वही कंटेन एटलीस्ट एन ए,
कम से कम एक ही आना चाहिए स्ट्रिंग में। मैं बताता हूँ बेटा, आप जरा इसको देख लो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। जी बेटा, यही लॉजिक होती है अब्दुल हसीब कि जिन क्वेश्चंस का एनएफए डीएफए डायरेक्ट बनाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम पहले एनएफए बना लेते हैं। बहुत सिंपल होता है कि मैं आपको ना मुश्किल क्वेश्चन करवा नहीं रहा, पहले तो हमें ये समझ में आ जाए ना एनएफए बेसिक। तो जब हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसका डायरेक्ट डीएफए पॉसिबल है, अभी हमने डीएफए भी उन क्वेश्चंस की जो बड़े सिंपल है, किसी में 2 स्टेट है, किसी में 1 है, किसी में 3 है। इट माइट बी पॉसिबल क्वेश्चन देख के डिसाइड ना कर पाए आप कि कितनी फाइनल स्टेट होंगी। तो फिर ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, पहले एनएफए बनाते हैं, फिर डीएफए। जी हो गया डिजाइन। अब अगर हम इसकी लॉजिक आपसे पूछें तो आपकी लॉजिक ये होगी कि सर शुरू में कुछ भी आए, आखिर में कुछ भी आए, फाइनल पे जाने के लिए कम से कम एक ही देखना है। ऐसा ही है, ऐसे ही ना लॉजिक, या कोई डिफरेंट लॉजिक है? तो बस आपने क्या किया होगा, ये देखें, आपने कहा सर देखें अगर ये इनिशियल है और ये फाइनल है तो कम से कम एक ही देख के आप जाएंगे फाइनल पे। ऐसा ही है। और सर स्टार्ट में कुछ भी आए या लास्ट में कुछ भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल इज दैट। अगेन कह रहा हूं बेटा, ये इसके अलावा भी डिजाइन हो सकता है, लेकिन सिंपल लॉजिक ये है। आप चाहें तो यहां से ये हटा दें, अब आपको लग रहा है ये डीएफ है, ऐसा है या नहीं है? अब ये डीएफ लग रहा है, नहीं लग रहा? डीएफए क्यों लग रहा है? क्योंकि हर स्टेट कंप्लीट है, लेकिन हम एनएफए के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ये भी बनाते हैं तो दिस इज ओके। सही है बेटा। अब हम एक दो सवाल वो करेंगे जो इसी तरह के, फिर हम आएंगे कन्वर्जन को। अच्छा जी, अब एक सवाल है हमारे पास वही जो हम लेंथ के क्वेश्चन करके आए पीछे। लेंथ जो है वो 2 होनी चाहिए। तो आपने कहा था देखें लेंथ 2 के लिए तो कम से कम ये काम करना पड़ेगा। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना, लेंथ 2 के लिए काम तो करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए 2 से ज्यादा अगर स्ट्रिंग आएंगे तो क्या करना चाहिए? हमारे क्वेश्चन की डोमेन में है 2 से ज्यादा स्ट्रिंग? हाँ, हमारे क्वेश्चन की डोमेन में है 2 से ज्यादा स्ट्रिंग? नहीं है ना, तो बस हम उस पर ट्रांजिशन नहीं बना रहे, तो खत्म हो गई बात। अब आप बोले सर बना लें, तो वही वाली बात है ना कि चूंकि बेटा आप डीएफए पढ़ के आए तो आपको पता है कि बनाने में भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने डीएफए नहीं पढ़ा होता तो आपके लिए सिंपल होता। अब अगर मैं सी पे खड़ा हूं और मेरे पास कोई थर्ड कैरेक्टर आता है, तो चूंकि थर्ड कैरेक्टर आएगा तो मेरी ट्रांजिशन क्या हो जाएगी, वो क्या कि भाई मेरे पास सी पे तो ट्रांजिशन ही नहीं है, तो वहीं पर ही वो उसे रिजेक्ट कर देगा। इसको ना
टेक्निकल वे में अगर मैं बताऊं तो इस टर्म को कहते हैं कि ऑटोमेटेड डाई कर जाएगा। डाई का मतलब डेड हो जाएगा, कि अगर मैं सी पे खड़ा हूं और कोई ट्रांजिशन आती है जस्ट लाइक दैट, तो ये देखें बी पे चला गया, ये सी पे चला गया। अब सी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन आई, ट्रांजिशन ही नहीं है तो ये डाई हो गया। डाई का मतलब होता है रिजेक्ट, हाथ के हाथ रिजेक्ट। मतलब मैं अब किसी भी स्टेट पर नहीं हूँ, जब मैं किसी पर स्टेट पर नहीं हूँ वहीं पर ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो सवाल है यहाँ तक? बेटा देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन की डोमेन में जो होता है उस चीज पे फोकस करें, जो एक्स्ट्रा है ना क्वेश्चन सेट के, उसे आप रिजेक्ट कर लें। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि मैं गेट पे खड़ा हुआ कार्ड चेक कर रहा हूँ। अगर मैं डीएफए हूँ तो मैं हर उस स्टूडेंट को अलाउ करूंगा जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा, और यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और आएगा तो मैं उससे बात करूंगा और उससे बोलूंगा भाई तुम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो, बाहर चले जाओ। ये डीएफए। एनएफए ये कहता है, एनएफए ये कहता है कि भाई मैं गेट पे खड़ा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ और उससे कह रहा हूँ हाँ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। लेकिन यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और स्टूडेंट आता है तो मैं उसको उसकी बात का जवाब ही नहीं दे रहा, मतलब मैं उस पर ट्रांजिशन ही नहीं कर रहा। जब जवाब नहीं दे रहा तो ऑटोमेटिकली समझ रहा है कि चूंकि यार मुझे जवाब नहीं मिल रहा तो भाई मेरे काम की जितनी मैं खत्म हो गई बात। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी ये देख लें। अब देखें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारी क्वेश्चन की डोमेन काफी होती है। जैसे मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर दो से ज्यादा को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी मेरे क्वेश्चन की डोमेन के अंदर शामिल है, ऐसा है? सही है ना? तो ये भी मेरे क्वेश्चन की डोमेन में शामिल है सर, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए मुझे। तो बस वही काम है कि सर आप बोलेंगे कि सर अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या बना दूंगा, मैं यहाँ पर ये बना दूंगा ए कॉमा। अब देखें ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा सर ये तो बिल्कुल डीएफ है, ऐसा है नहीं है? ऐसा ही है ना ये? अब ये डीएफए लग रहा है तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो एनएफए आप मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ बनाए वही डीएफए हो। इट माइट बी पॉसिबल कि जो एनएफए आप बना रहे हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ वही डीएफए हो। तो अगेन अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं आपको कि हर डीएफए एनएफए होता है, तो ये बात सही है गलत है? हर डीएफए एनएफए होता है, क्या ये बात सही होगी या गलत होगी? होता है, हर डीएफए एनएफए होता है। अब ये बताइए क्या ये बात सही है गलत है, क्या हर एनएफए डीएफए होता है? सही है ना? तो समझ में आ गई बात। तो हर डीएफए एनएफए की प्रॉपर्टीज पे पूरा उतर रहा है, लेकिन हर एनएफए डीएफए की प्रॉपर्टीज पे पूरा नहीं उतरता। क्लियर हो गई बात? आपने खुद ही जवाब दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये वाली बात करें, यही बात हो जाएगी। सही है, ये देखें और दो से ज्यादा को रिजेक्ट कर दिया। इसी तरीके से एक दो सवाल और देख लेते हैं इस डोमेन के, लेकिन पहले बताएं यहाँ तक कोई सवाल है? बेटा हमारा टारगेट ये है कि हम एनएफए टू डीएफए समझेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ऐसी प्रैक्टिस के लिए कि इसका डीएफए बनाइए, तो उसका डायरेक्ट डीएफए पॉसिबल नहीं होता। और दो कि मैं तो बना सकता हूँ, तो फिर हम क्या करते हैं ऐसे सवालों के लिए जिनके डायरेक्ट डीएफए बनाना मुश्किल होते हैं, हम उसका एनएफए डिजाइन करते हैं और एनएफए डिजाइन करने के बाद उसको डीएफए में कन्वर्जन का एल्गोरिथम लगा देते हैं। सही है? तो अब मैं एक 3 सवाल और है वो करवा दूं, फिर मैं आपको कन्वर्जन बताऊँ। अब देखिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल आएगा, अब बोलेंगे सर इसका डीएफए तो बड़ा मुश्किल था लेकिन इसका एनएफए तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो अब लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? सिंपल लॉजिक क्या है?
सिंपल लॉजिक क्या है कि सर स्टार्ट में ये भी आना चाहिए और लास्ट में कुछ भी आना कंडीशन नहीं है। ये देखो सर ए आया, सर बी आया, इसके बाद सर कुछ भी आया हमने एक्सेप्ट कर लिया। देख रहे हैं आप कितना आसान हो गया आसान। अब ये इसका एनएफ है। जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ जाते रहेंगे उतना ज्यादा आपको थोड़ा इसमें फायदा नजर आएगा। समझ में आई ये बात? अब अगर आप शुरू में बी आता है तो ट्रांजिशन नहीं बनाए, अगर ए के बाद ए आता है तो ट्रांजिशन नहीं बनाए। सिंपल। जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ आप जाएंगे उतना ज्यादा आपको एनएफए में फायदा नजर आएगा, लेकिन एनएफए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम उसको डीएसए में कन्वर्ट करते हैं। You cannot have multiple transition from same state on a single alphabet. यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए, एक चीज समझ में आई? तो सवाल है यहाँ तक? इसी तरीके से हैंड्स कर ले, हैंड्स, ये चीज मिट जाएगी। देख रहे? अब अगर इसका कोई स्ट्रिंग लेके इनपुट देते हैं बी ए बी ए, ठीक है, थोड़ा इसको स्पेस दे देते हैं, बी ए बी ए बी ए, ठीक है। अब इसको अगर हम इनपुट दें तो ये देखें स्मॉल बी पे कहाँ गया, ए पर ही है, स्मॉल ए आया तो अभी दो जगह चला गया, फिर स्मॉल ए आया तो ए पे स्मॉल ए दो जगह पे चला गया और बी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन नहीं है। फिर ए बी पर स्मॉल बी आया तो ए पर स्मॉल बी ए पर ही है और बी पर स्मॉल बी चला गया सी पर। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, ये बहुत सिंपल सी बात है। ए सी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन, तो सी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन नहीं है लेकिन ए पर है ए बी, फिर ए बी पर स्मॉल बी तो दोबारा से ए सी, फिर ए सी पर स्मॉल ए, फिर दोबारा से ए बी, फिर ए बी पर स्मॉल ए, फिर ए सी, ए बी पर स्मॉल ए, तो ए बी पर स्मॉल ए बी और फिर ए बी पर स्मॉल बी, तो ये आ गया ए सी। तो देखें जैसे ही स्ट्रिंग खत्म हुआ मैं कम से कम एक फाइनल स्टेट पर हूं और देखें स्ट्रिंग एंड भी किस पे हो रहा था, ए बी पे, एक्सेप्टेड। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल सी बात है, अब आप समझ तो गए। तो ये लॉजिक है। तो सवाल है यहाँ तक। इसी तरीके से कंटेन वाला कर ले, कंटेन है सब स्ट्रिंग ए बी, तो आपको पता है अब आपको सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये देख आपका हेडेक ही नहीं है सर कि स्टार्ट में हुआ एंड में हुआ, आपने सिंपल जो सोचा उसको डिजाइन कर दिया। लग रहा है आसान? देखिए कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जाहिर सी बात है, अगर आपको इन दी एंड डीएफए चाहिए तो पहले आप एनएफए बनाएं, फिर उसका एल्गोरिथम लगाएं। कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप डायरेक्ट डीएफए बना लेते तो बहुत अच्छी बात है। मैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको डीएफए ही चाहिए तो आप डायरेक्ट डीएफए क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस के आप डीएफए बना सकते हैं डायरेक्ट, आप डायरेक्ट बनाइए, लेकिन जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है तो ये एक सॉल्यूशन है कि एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। आपसे सॉल्व नहीं हो रहा वो टाइम अलग है, मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ, रन टाइम की बात कर रहा हूँ कि अगर कोडिंग की बात करें, इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो पहले आप एनएफए का कोड लिखें, फिर आप उसको डीएफए में कन्वर्ट करें तो आपको टाइम लगेगा। समझ रहे हैं?
मतलब ये भी एक चीज है और वो भी एक चीज है, दोनों ट्रांजिशन ग्राफ है, ये भी एक ट्रांजिशन ग्राफ है, वो भी डीएफए भी एक ट्रांजिशन ग्राफ है। ये भी आपको जब आप इसको डिजाइन करते हैं एनएफए को तो ट्रांजिशन ग्राफ मिलता है, जब आप डीएफए को ट्रांजिशन डिजाइन करते हैं ट्रांजिशन ग्राफ मिलता है। तो डीएफए का ट्रांजिशन ग्राफ फाइनल आंसर है। एनएफए का ट्रांजिशन ग्राफ ये कहता है कि अगर मुझे बना भी लोगे तो बीच में एक एल्गोरिथम है जो कि मुझे उसमें कन्वर्ट करेगा, तो डायरेक्ट वो चीज बनाने में फायदा है। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसका आप डायरेक्ट डीएफए नहीं बना सकते, तो उन क्वेश्चन के लिए हमें पहले उसको एनएफए बनाना पड़ता है, और एनएफए बनाना इतना ही आसान है जितना दिख रहा है। जैसे कि मैं अभी आपसे बोलूं कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसका डीएफए बनाते हैं, चल कन्वर्जन ब्रेक के बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि देखिए आप लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप सॉल्व कर लें, लेकिन बहुत ही कोई रेयर चांस है कि कोई 10 मिनट में सॉल्व कर ले। सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज, ये आसान सवाल है थोड़ा, डीएफए बनाना है। तो आपने बोला सर लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये देखें आप ये कह रहे हैं कि सर ये इसकी बात कर रहा हूं, या ये एंड सो ऑन, समझ रहे हैं। सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड शुड बी, लैंग्वेज समझ में आई। सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड शुड बी, अब इसका डीएफए बनाना आसान है, कैसे बनेगा कोशिश कर लेते हैं। तो सर शुरू में ए आ रहा है या बी आ रहा है हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा ही है ना, शुरू में ए आ रहा है या बी आ रहा है हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके बाद फाइनल पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। और अगर सेकंड वाला बी आ जाए तो आप उसे रिजेक्ट कर दें। बना लिया, सही है, समझ में आ गया, आसान है ये। आसान है, नहीं है, इसका डीएफए बनाया हमने, रिपीट कर लेते हैं बेटा। देखिए आप सेकंड सिंबल की बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैं कह रहा हूँ सेकंड नंबर पे ए होना चाहिए, तो फर्स्ट नंबर पे कुछ भी आया आपके काम का नहीं है। मतलब काम क्या है इन सेंस कि आप उसको अपनी पोजीशन चेंज कर लें, ये याद रख के कि आपने एक देख लिया है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने क्या देखा है, लेकिन सेकंड जो होना चाहिए वही होना चाहिए। तो देखिए सी पे जाने के लिए आप इसी रास्ते पे जाएंगे, ये रास्ता क्या कह रहा है कि मैं सेकंड नंबर पे हूँ, मुझे ए मिलेगा, क्लियर। सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ए। अब अगर मैं इसका एनए पे बनाऊं तो एनए पे देखें इतना आसान है, ये रहा, ये एनएफ है इसका। तो ये क्वेश्चन का हम डायरेक्ट डीएफए भी बना सकते थे, एनएफए भी बना सकते थे, लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए ये वाला तो आप थोड़ा बस सोचिएगा, ये अभी सॉल्व नहीं करवा रहा मैं, क्या मतलब है इसका। राइट हैंड साइड का मतलब है लास्ट से, तो ये कह रहा है सेकंड लास्ट सिंबल शुड बी है, सेकंड लास्ट। तो अगर मैं इसको डिजाइन करूं तो देखिए दिस इज टॉकिंग अबाउट ये, अब हमें पता ही नहीं है कि लास्ट कब आएगा, तो सेकंड लास्ट कैसे पता चलेगा, समझ रहे हैं। अब अगर इस क्वेश्चन का मैं आपसे बोलूं डीएफए बना दें, और अभी बना दें बैठे बैठे 5 नंबर ले लें मुझसे फ्री के, तो मुश्किल है थोड़ा सा ना, मुश्किल। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते अभी इसमें बैठे बैठे। मैं अगेन कह रहा हूँ जिसको पहले से आता है उसकी बात नहीं हो रही, या जिसके पास सॉल्यूशन है उसकी बात नहीं हो रही, हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि अगर हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इसमें फाइनल स्टेट कितनी होंगी, आपके ख्याल में कितनी फाइनल स्टेट होनी चाहिए,
विद लॉजिक, लॉजिक के बाद बताइएगा कि कितनी फाइनल स्टेट क्यों होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, कितनी फाइनल स्टेट होनी चाहिए। एक सबके दिमाग में एक आ रहा है, जब ये बनेगा तो इसमें कम से कम 2 फाइनल स्टेट होंगी, समझ रहे आप। अब वो कैसे होंगी वो अगेन जब बनेगा तो समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं इसका NFA बनाना चाहूं तो NFA देखें कितना आसान। भाई देखिए ये शुरू के कैरेक्टर हैं, शुरू में कुछ भी आ रहा है, सेकंड लास्ट क्या होना चाहिए। तो अगर मैं सपोज कर ले सेकंड लास्ट है तो ये क्या होगा, लास्ट। हो गया NFA, NFA हो गया ये। देखिए इसको लास्ट क्या दिया तो ये सेकंड लास्ट हो गया, और ये क्या हो गया, शुरू में कुछ भी आ रहा है। तो कितना आसान हो गया। अब अगर ये बनाने के बाद आप इस पर जल्दी से एल्गोरिथम लगा दें, मेथड लगा दें, तो कितनी आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ गई बात। तो ये फायदा है NFA का। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि DFA ही चाहिए हमें आखिर में। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, पेपर में तो जाहिर सी बात है लर्निंग के लिए हमें सारी चीजें देनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हमें DFA ही चाहिए। कोई सवाल है यहाँ तक। वो देख लेना बेटा, जब हो जाए तो फिर मुझे बताना कि उसको देख लो रिकॉर्ड, फिर मुझसे पूछ लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसको नोट कर लेना अपने पास, फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है।